जिस बांग्लादेश को हमने अपने खून से सींचा वो आज हिंदुओं के लिए नरक कैसे बन गया। क्या मुंबई के राजा कहलाने वाले ठाकरों का किला अब इतना दरक गया जो उन्हें सालों की दुश्मनी भुलाकर हाथ मिलाना पड़ा। उधर पाकिस्तान में घर के भेदी ने ही जनरल मुनीर की पूरी बेइज्जती की, दुनिया के सामने उनकी फजीहत कर दी। और इधर सोने चांदी की कीमतों ने आपकी तिजोरी पर डाला है डाका। कत्लेआम से लेकर सियासी गठबंधन तक और सरहद पार की बगावत से लेकर महंगाई के कहर तक। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। 1971 में जिस बांग्लादेश की बुनियाद भारतीय फौज के शौर्य और बलिदान पर रखी गई, आज वही मुल्क भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक नासूर बन रहा है। कल तक जो बांग्लादेश अपनी आर्थिक तरक्की से दुनिया को हैरान कर रहा था, आज वो मजहबी उन्माद और भीड़ तंत्र की एक ऐसी आग में झुलस रहा है जिसकी तपिश भारत तक सीधे पहुंच रही है, भारतीय सरहदों को झुलसाने लगी। जुलाई 2024 की हिंसा ने न केवल शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंका, बल्कि उस लोकतंत्र का भी गला घोंट दिया जिसकी जगह अब सड़कों पर खूंखार भीड़ का काला कानून चल रहा है। कानून ऐसा जो अब सब कुछ नष्ट करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। भारत के लिए खतरा सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि उस नफरत का भी है जो अब सीमाओं के आर पार जहर घोट रहा है। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रायोजित धर्म युद्ध जैसा मंजर है। झेनाइद में एक गरीब हिंदू रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास को सिर्फ इसलिए लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि उसके हाथ में कलावा बंधा था। कलावा देखते ही भीड़ ने उसे भारतीय जासूसी एजेंसी रॉ का एजेंट बताकर मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की। ये कलावा अब वहां नफरत का निशान बन चुका है। दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब 25 साल के दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा के झूठे आरोप में न सिर्फ मारा गया बल्कि उसकी निवस्त्र कर पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई, उसे फूंक दिया गया। अब बाद में जांच में खुलासा हुआ कि दीपू ने कभी कोई ईशनिंदा की ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक सहकर्मी की साजिश और भीड़ के पागलपन की भेंट चढ़ गया। अल्लाहू अकबर के नारों के बीच जलता हुआ हिंदू युवक आज के बांग्लादेश के उस खौफनाक चेहरे का गवाह है जहां इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। तस्लीमा नसरीन जैसी लेखिकाएं आज चीख चीख कर कह रही हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का कत्ल है, लेकिन कट्टरपंथियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती ये है और इसलिए भी है क्योंकि शरीफ उस्मान हादी जैसे कट्टरपंथियों की मौत का इल्जाम सीधे भारत पर मढ़ा जा रहा है। अफवाहें फैलाई जा रही है कि हत्यारे भारत भाग गए, जिससे बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। अगर बांग्लादेश की ये आग नहीं रुकी तो वहां से उठने वाला कट्टरपंथ का धुआं भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में अस्थिरता का ऐसा तूफान लाएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं बल्कि उस खौफनाक हकीकत को समझने का एक पूरा सही समय है जहां पर पड़ोस में सुलगती आग अब हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और अगर अभी से सचेत नहीं हुए तो तबाही की लपटें भारत को भी झुलसाने का काम करेगी। अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में ब्रांड ठाकरे अस्तित्व पर मंडराता इनका संकट और इसी बीच मुंबई के सबसे बड़े रण की बिसात बिछ चुकी है। नगर परिषद और नगर पंचायत के हालिया चुनाव नतीजों ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसका दी। जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने 70% से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाकर ब्रांड ठाकरे की चमक को फीका कर दिया। इस सियासी झटके का नतीजा ये कि 20 साल की पुरानी दुश्मनी और रंजिशों को दरकिनार कर उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ आने का फैसला कर लिया। लेकिन मंगलवार को जिस गठबंधन का औपचारिक शंखनाद होना था वो ऐन वक्त पर सीटों के पैंच में उलझ गया। वर्ली के NSCI डोम में होने वाली जिस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था उसे फिलहाल टालना पड़ गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के बीच BMC सहित राज्य के 29 नगर निगमों को लेकर गठबंधन का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। लेकिन नासिक और मुंबई के कुछ खास इलाकों में सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसा है। संजय राउत का तर्क है कि गठबंधन तो दिल से हो चुका है, बस कुछ तकनीकी पहलुओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को साधने के लिए ऐलान कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया। हकीकत तो ये कि ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए साख बचाने का आखिरी मौका है।
मुंबई के बीएमसी पर पिछले 3 दशकों से ठाकरे परिवार का एक छत्र राज रहा और अगर ये किला ढह गया तो ब्रांड ठाकरे की सियासत हाशिए पर सीधे रूप में पहुंचती नजर आएगी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर उद्धव के सियासी आधार को कमजोर किया, उसने ठाकरे ब्रदर्स का अस्तित्व और उनकी लड़ाई लड़ने की मजबूरी को और बढ़ा दिया। 15 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए महायुति ने अपनी घेराबंदी तेज कर दी। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीएमसी की 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य भी तैयार किया, जबकि अजीत पवार के साथ फ्रेंडली फाइट की रणनीति बना ली गई। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे न केवल राज ठाकरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, बल्कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को साथ रखने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। संजय राउत लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है ताकि बीजेपी विरोधी गुटों के साथ बंटवारे को रोक लिया जाए। हालांकि राज ठाकरे की मुस्लिम और उत्तर भारतीय विरोधी छवि कांग्रेस के वैचारिक आधार से टकरा रही है, जो इस गठबंधन की राह में एक बड़ा रोड़ा है। बीएमसी का 75,000 करोड़ से अधिक का बजट और मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिकों का दबदबा ही वो ऊर्जा है जिससे ठाकरे परिवार की राजनीति चलती है। सत्ता से बेदखल होने के बाद कार्यकर्ताओं का गिरता मनोबल और नगर परिषद चुनावों में सिंगल डिजिट में सिमट जाना उद्धव के लिए खतरे की घंटी है। ये चुनाव सिर्फ पार्षदों की हार जीत का नहीं, बल्कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को बचाने की एक आखिरी जंग के रूप में भी देखा जा रहा है। अगर राज और उद्धव की जोड़ी इस बार भी महायुति के विजय रथ को रोकने में नाकाम रही तो महाराष्ट्र की राजनीति में ब्रांड ठाकरे का दौर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ठाकरे ब्रदर्स अपने मतभेदों को पूरी तरह खत्म करके 16 जनवरी को विजय तिलक लगा पाएंगे या फिर बीजेपी मुंबई के सबसे पुराने किले को भी अब फतह कर ले जाएगी। चलिए अब नजर डालते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या आतंकिस्तान, जो आपको ठीक लगे वही समझ लीजिएगा। पाकिस्तान की नापाक नीतियां और उसकी दोहरी चालों को दुनिया कब तक झेलेगी और कब से जानती है, यह आपको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जब घर का ही भेदी लंका ढहाने लगे तो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के पास डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पाकिस्तान के कद्दावर नेता और जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कराची के लियारी में वो सच उगल दिया जिसे सुनकर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूकंप आ गया। मौलाना ने पाकिस्तान की सरकार और उसकी फौज को सरेआम आईना दिखाते हुए उनके दो मुंहेपन की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब पाकिस्तान दुनिया को मुंह दिखाने लायक बचा ही नहीं। कराची के उस लियारी से जो कभी अपनी पहचान और संघर्ष की कहानियों की वजह से चर्चा में रहता, वहां बैठकर मौलाना फजलुर रहमान ने भारत के उस दावे पर मुहर लगा दी जिसे पाकिस्तान बरसों से नकारता आया। मौलाना ने दो टूक शब्दों में शहबाज सरकार और जनरल मुनीर से पूछा कि अगर आप अफगानिस्तान के अंदर घुसकर अपने दुश्मनों को मारना जायज समझते हैं तो फिर हिंदुस्तान को हमारे घर में घुसकर आतंकियों को मारने से कैसे रोक सकते हैं। 22 दिसंबर को लियारी में हुई मजलिस इत्तेहाद ए उम्मत पाकिस्तान की सभा में मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ कहा वो भारत के लिए कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करने के अपने स्टैंड को सही बताता है तो कल हिंदुस्तान भी कहेगा कि हमने बहावलपुर और मुरीदके में हमला किया क्योंकि हमें कश्मीर का बदला लेना था। मौलाना ने साफ कर दिया कि जब तक आप खुद पड़ोसियों की संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे तो आप हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक या किसी भी क्रॉस बॉर्डर कार्रवाई पर ऐतराज करने का नैतिक हक खो देते हैं। मौलाना का यह बयान सीधे जनरल आसिम मुनीर की उस सैन्य नीति पर तमाचा है जो खुद को बचाने के लिए दूसरे देशों में घुसपैठ और हमलों को जायज ठहराती नजर आई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति की बखिया उधेड़ती हो। वो लगातार शहबाज सरकार और फौज के उस अड़ियल रवैये की आलोचना करते रहे जिसने पाकिस्तान को अपने ही पड़ोसियों के सामने विलन बना दिया। मौलाना खुद को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक मध्यस्थ के तौर पर देखते हैं और उन्होंने कई बार इस्लामाबाद को चेताया कि अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे देशों पर फोड़ना बंद कर दें। लेकिन इस बार उन्होंने बहावलपुर और मुरीद के जैसे प्रतिबंधित संगठनों के गढ़ों का नाम लेकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ही अब फौज के खिलाफ आवाजें कितनी मुखर हो चुकी हैं। मौलाना जानते हैं कि बहावलपुर और मुरीदके वो जगहें हैं जहां से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों की नींव रखी जाती है और उनका ये कहना कि भारत वहां हमला कर सकता है पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को नंगा करने जैसा है। मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान पाकिस्तान की उस फजीहत की कहानी बयां करता है जहां सत्ता और सेना के बीच का तालमेल अब सरेआम टूट रहा है। जब पाकिस्तान का एक वरिष्ठ राजनेता खुद ये मान ले कि भारत की कार्रवाई जायज है तो समझिए कि आसिम मुनीर का खौफ अब खत्म हो रहा है। मौलाना ने लियारी की धरती से जो ललकार थी उसने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी
जिसे वो बरसों से पाल भी रहा था। अब शहबाज शरीफ के पास ना तो अपनी नीति को सही ठहराने का कोई तर्क बचा और ना ही आसिम मुनीर के पास अपनी साख बचाने का कोई रास्ता। पाकिस्तान आज अपने ही बुने हुए जाल में फंसता जा रहा है, जहां उसके अपने नेता ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। ये बयान आने वाले वक्त में पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और भारत के प्रति उसके स्टैंड को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। चलिए अंत में बात कर लेते हैं उस खबर पर जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है और आपकी महंगाई वाली लिस्ट को भी प्रभावित करेगी। आज यानी कि 23 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह भारतीय सराफा बाजार में जो कोहराम मचा, उसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक की धड़कनें बढ़ा दी। सोने और चांदी की कीमतों में आज एक ऐसा तूफानी बदलाव देखने को मिला, तेजी देखने को मिली, जिसे देखकर ये लगता है कि कीमती धातुएं अब आसमान छूने की जिद पर अड़ी है। अगर आप आज बाजार में जेवर खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले MCX यानी कि कमोडिटी मार्केट के इन चौंकाने वाले आंकड़ों को समझना होगा। सुबह के करीब 11:30 बजे चांदी की कीमतों में 2000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई, उछाल देखा गया। चांदी के इस समय रॉकेट की रफ्तार से भागने की रफ्तार अपने आप में हैरान करने वाली बनी हुई है और इसने MCX पर 2,15,503 रुपए का स्तर भी छू लिया। एक समय तो ऐसा आया कि जब चांदी आज 2,16,000 रुपए के पार निकल गए। ये तेजी कोई मामूली घटना नहीं, क्योंकि कल भी चांदी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे और आज ये सिलसिला और भी ज्यादा तेज हुआ, आक्रामक हुआ। चांदी की इस चमक के साथ ही सोने ने भी अपनी रफ्तार तेज कर ली, सबको हैरान कर दिया। सोने की कीमतें भी रॉकेट की स्पीड से भाग रही है और प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1400 रुपए की जबरदस्त तेजी के साथ नजर आई। सुबह के वक्त MCX पर 10 ग्राम सोने की कीमत 1,38,098 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी। आज सोने का हाई 1,38,381 रुपए तक पहुंच गया, जो कि इसकी बढ़ती ताकत का सबूत है। आम आदमी के लिए ये कीमतें डराने वाली हो सकती है, लेकिन बाजार के जानकार इसे एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी बता रहे हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के विश्लेषण को देखें तो चांदी की ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और खौफनाक हो जाती है। इसी साल यानी कि 1 जनवरी 2025 को 1 किलो चांदी का भाव महज 88,000 रुपए के करीब था, जो कि आज साल लगभग खत्म होते होते 2.25 लाख के करीब पहुंच रहा है। अब सवाल ये उठता है कि साल 2026 में क्या होने वाला है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि चांदी और सोने को लेकर आउटलुक बेहद सकारात्मक है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। केडिया के अनुमान के मुताबिक साल 2026 तक 1 किलो चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है, 2.5 लाख रुपए के जादुई आंकड़े को पार करने वाली है। आने वाले समय में चांदी में 20 से 25% की और भी ज्यादा तेजी आने की पूरी संभावना बनी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसके भाव 72 से $74 के बीच पहुंच सकते हैं, जो कि भारतीय बाजार में कीमतों को और भी ज्यादा आग देंगे। ऐसे में खरीदारों के मन में सबसे बड़ी दुविधा ये कि आखिर और चांदी खरीदने का समय, असली समय जब आपकी बचत हो, आपकी जेब पर कम असर पड़े, वो क्या रहने वाला है। क्या इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई में निवेश करना घाटे का सौदा तो नहीं होगा। विशेषज्ञों की राय में इस समय निवेशकों को बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि कीमतें अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। इसलिए एक साथ बड़ी रकम निवेश करने की बजाय सिप यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदारी करें। ये आपके लिए समझदारी वाला काम रहने वाला है। जब भी बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग आए, तभी खरीदारी का मन बनाना चाहिए। सोने की तुलना में चांदी में जोखिम और मुनाफा दोनों ही ज्यादा रहने वाले हैं। इसलिए 2026 के लंबे नजरिए के साथ ही बाजार में उतरे। आने वाले वक्त में जिस तरह से वैश्विक स्थितियां बन रही है, उसे देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि आज जो सोना और चांदी आपको बहुत महंगा लग रहा है, वो साल 2026 में शायद बहुत सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ते महसूस होंगे। कुल मिलाकर ये साफ है कि आने वाला साल सोने और चांदी के लिए और भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हो सकता है। बहरहाल ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए जरूरी था। अब आप तमाम बड़ी जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.